मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं मलिहा की ये कहानी। जब भी मैं अपनी नौकरानी को निकालने की बात करती तो मेरे शौहर मुझसे गुस्सा हो जाते और 2-3 दिन तक बात नहीं करते। आखिर ऐसा क्या रिश्ता था मेरे शौहर का उस नौकरानी के साथ? यही पता करने के लिए मैंने गांव से अपनी सास को बुलाया तो वो उस नौकरानी को देखते ही, मेरा नाम मलिहा है। कुछ दिनों से मुझे अपनी काम वाली उसकी अजीब हरकतों पर बहुत ही शक हो रहा था। दिल करता था कि उसे काम से निकाल दूं। जब ये बात मैंने अपने शौहर नफीस से बोली कि इस काम वाली की हरकतें मुझे पसंद नहीं, मैं इसे निकाल दूंगी, मेरी बात सुनकर वो एकदम से चौंक गए और बोले, क्यों बैठे बिठाए तुम्हें उस गरीब औरत के साथ क्या दुश्मनी हो गई? क्यों उसके पेट पर लात मार रही हो? एक तो मैं तुम्हारी आदतों से परेशान हो, तुम हर वक्त किसी न किसी टोह में लगी रहती हो, हर इंसान पर शक करती हो, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। इतना कहकर नफीस उठे और चाय पिए बिना ही बाहर चले गए, जबकि मैं वहीं कुर्सी पर नफीस की इस हरकत पर हक्का बक्का बैठी रह गई थी। नफीस ने इससे पहले कभी भी मेरे साथ इस तरीके से बात नहीं की थी। वह तो बहुत ही अच्छे थे, उनके बोलने के अंदाज में बहुत ही प्यार टपकता रहता था। मेरी हर परेशानी को वह चुटकियों में हल कर दिया करते थे। मुझे उनके इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। मेरा अचानक से दिल किया कि अभी नौकरानी सलमा को फ़ोन करके कह दूं कि तुम कल से मेरे घर मत आना, मगर फिर नफीस का सोच कर मैंने अपने इस ख्याल को अपने दिल में निकाल दिया। मुझे डर था कि कहीं वह मुझसे और ज़्यादा नाराज़ ना हो जाए। मैंने फ़िलहाल इस बात को छोड़ दिया। मैं किचन में जाकर रात के खाने का इंतज़ाम करने लगी। खाना तैयार हुआ तो मैं नफीस को बुलाने चली गई। मुझे लगा था कि नफीस अपने रवैये पर शर्मिंदा होंगे और मुझसे माफ़ी भी मांगेंगे, मगर उनका मिजाज तो अब भी गर्म था। उनके तेवर बिगड़े हुए थे। मेरे कहने पर उन्होंने कुछ देर तक मुझे घूर कर देखा था और फिर खाना खाने बाहर आए, लेकिन कोई भी बात किए बगैर खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। जब मैं किचन सेट करके वापस आई तब तक नफीस सो चुके थे। मैं इस बात पर बहुत हैरान थी कि आखिर उन्होंने इस ज़रा सी बात पर इतने गुस्से का इजहार क्यों किया था। अगले दिन जब सलमा आई तो सबसे पहले मेरे कमरे में गई और कुंडी लगाकर सफाई करने लगी। मैं बाहर खड़ी गुस्से से तिल मिला रही थी। सलमा ने कम से कम 20 दिन पहले ही मेरे घर के काम करना शुरू किया था। वह बहुत ही कम पैसों में मान गई थी। वह बहुत ही अच्छी लड़की थी, मगर मुझे उसका कमरा बंद करके सफाई करना शक में डाल रहा था। मैंने उसे 2-3 बार मना भी किया था, मगर वह बोली, बाजी मैं सबके घरों में ऐसे ही सफाई करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि सफाई करते हुए कोई मेरे सर पर सवार है। मैं उसकी बात सुनकर चुप रह जाती थी। जब वह सफाई करके आई तो बड़ी थकी थकी सी लग रही थी। वह मुझे देखकर मुस्कुराई और बोली, बाजी हर रोज़ पूरा घंटा लगाकर आपका कमरा साफ़ करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं हल्के से मुस्कुरा दी और किचन में चली गई। मेरे पीछे पीछे सलमा भी चली आई थी। किचन में खड़ी होकर मैं सलमा की हरकतों को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। वह थोड़ी देर के बाद आराम करने के लिए उठ गई थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद वह हॉल की सफाई करने लगी थी। इतनी ही देर में नफीस भी आ गए थे। नफीस के आते ही सलमा ने झाड़ू लगाना छोड़ दिया था और उनको देखने लगी थी। नफीस ने एक ही नज़र सलमा पर डाली थी, फिर वो अपने कमरे में चले गए थे। अब सलमा खिसियानी बिल्ली की तरह हॉल के चक्कर पर चक्कर लगाने लगी थी। फिर उसने आसपास देखा। जब मैं उसको नज़र नहीं आई तो वह मेरे कमरे की तरफ चल दी। उसने दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर कुछ सोचकर पीछे हट गई थी और दोबारा से हॉल की सफाई करने लगी थी। हॉल की सफाई करने के बाद मुझे बाय बोलकर घर से बाहर निकल गई थी। सलमा के जाते ही नफीस बाहर आए थे और उन्होंने मेरा हाथ थामकर उन हाथों में बहुत ही प्यार से कंगन पहना दिए थे। उनका मूड बहुत अच्छा था। आज फिर बोले, मैडम जी जल्दी से खाना लगा दो, भूख बहुत तेज़ लगी है। हम दोनों ने बहुत ही अच्छे माहौल में और बहुत ही अच्छे मूड के साथ बैठकर खाना खाया। अब मैं नफीस की तरफ से बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स थी कि चलो, नफीस का गुस्सा ठंडा हो गया था।
लेकिन सलमा की तरफ से मेरे दिल में गांठ पड़ चुकी थी। न जाने वो किस इरादे से मेरे घर में आई थी, लेकिन मैंने सोच लिया था कि सलमा के बारे में अब कोई भी बात मैं नफीस से नहीं करूँगी। पहले नफीस की मर्ज़ी जान लूँगी, तभी कोई फ़ैसला करूँगी। अगले दिन सलमा घर में दाखिल हुई तो मैंने उसका बहुत ही अच्छे से जायज़ा लिया। उसने गर्म शॉल ओढ़ रखी थी जिसमें वह पूरी तरीके से छुप गई थी। मैं बोली, सलमा इतनी तो गर्मी है, तुम ये गर्म शॉल ओढ़ना छोड़ क्यों नहीं देती? अगर तुम्हारे पास कोई बड़ी ओढ़नी वगैरह नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी ओढ़नी दे देती हूँ। उसकी आंखें एकदम ही आंसुओं से भर गई थी। वह बोली, ये चादर मेरे लिए बहुत ही कीमती है। ये चादर मेरे लिए किसी की मोहब्बत की निशानी है। इसको छोड़कर अगर आपसे कोई और चादर ले लूँ तो क्या मेरे दिल को सुकून मिल पाएगा जो इस चादर को ओढ़ने से मिलता है? नहीं ना, तो फिर अदला बदली का क्या फ़ायदा? वो मेरे अगले सवाल से बचने के लिए जल्दी से कमरे में जाने लगी तो मुझे लगा जैसे उसकी शॉल के नीचे छुपे हुए उसके हाथ में कुछ पकड़ रखा था। क्या पकड़ रखा था और क्या छुपा रही थी, ये तो मैं ही नहीं देख पाई थी, मगर मुझे शक ज़रूर हो गया था। सलमा मेरे कमरे को अंदर से बंद करके अंदर सफाई करने में लग चुकी थी। मैं परेशानी की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रही थी। थोड़ी ही देर में नफीस भी घर आ गए थे। वे मुझे यूं परेशान देखकर बोले, क्या हुआ मलिहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? मैं ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं हुआ। इतनी देर में सलमा कमरा खोलकर बाहर निकली तो हम दोनों को देखकर छिटक गई और फिर जल्दी से हॉल की सफाई करने में लग गई। नफीस कमरे में दाखिल हुए तो मैं भी उनके पीछे ही कमरे में गई, मगर उन्होंने मेरे कमरे में दाखिल होने से पहले ही कमरे को लॉक कर दिया था। मैं बाहर खड़ी देखती रह गई। सलमा अपना काम जल्दी जल्दी निपटाकर नफीस के बाहर निकलने से पहले ही जा चुकी थी। मेरे दिमाग में एकदम से धमाका हुआ था कि जब भी सलमा कमरे की सफाई करके बाहर निकलती तो मैं कमरे में जाती भी ना थी। मेरे कमरे में जाने से पहले ही नफीस घर आ जाते थे और कमरे में चले जाते थे और मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आते थे। मैंने अपना माथा पीट लिया था कि मैं इतनी बड़ी बात नज़रअंदाज कैसे कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जब नफीस बाहर निकले तो मैंने खुद को नॉर्मल जाहिर किया, मगर अंदर से मेरे दिल में आंधी तूफान चल रहा था। हम दोनों ने मिलकर खाना खाया तो नफीस हल्की फुल्की बातें भी करते रहे, लेकिन मेरा दिल उनकी बातों में नहीं लग रहा था। मुझे अपना घर उजड़ता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सोच लिया था कि मैं इस परेशानी को हल करके ही रहूंगी। अब अगली शाम जब सलमा काम पर आई तो मैंने उससे कहा कि तुम मेरे घर की साफ सफाई का वक्त बदल लो। तुम एक से 4 बजे तक मेरे घर पर काम किया करो। सलमा मुस्कुराकर बोली, बाजी ऐसा मुमकिन नहीं है। इस समय तो मैं डॉक्टर साहब के घर पर काम करती हूँ। मैंने उसे कहा कि तुम वक्त बदल लो, डॉक्टर साहब के घर का काम शाम को कर लिया करना और जिस वक्त डॉक्टर साहब के घर काम करते हो उस वक्त मेरे घर पे काम कर लिया करो। मेरी बात सुनकर वो ना में सर हिलाकर बोली, बाजी ऐसा मुमकिन होता तो मैं कर लेती। अगर आपको मेरा इस वक्त काम करना पसंद नहीं है तो आप मेरी जगह किसी और नौकरानी को रखना चाहें तो रख सकते हैं। आपको जैसा ठीक लगे वैसा कर लें। सलमा की बात सुनकर मैं चुप हो गई। मैं नहीं चाहती थी कि सलमा जैसी काम वाली को मैं सिर्फ गलतफहमी की वजह से हाथ से जाने दूं। इसलिए मैंने सोचा कि पहले मामले की तह तक जाना चाहिए, उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। सलमा एक बार फिर से मेरे कमरे में चली गई थी और अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करने लगी थी। मैं भी हॉल में बैठ गई थी और उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करने लगी थी। इतनी ही देर में नफीस भी घर वापस आ चुके थे। आज नफीस जैसे ही कमरे में जाने लगे तो मैं भी उनके पीछे ही चली गई और जल्दी से कमरे में दाखिल हो गई। नफीस ने इस बार कमरे को अंदर से लॉक नहीं कर पाए थे। पूरा कमरा मूंग दाल के हलवे की खुशबू से महक रहा था। मैंने आंखों में हैरत भर नफीस की तरफ देखा तो वो बोले, मेरा एक दोस्त हलवा बना कर लाया था। मैं धीरे से मुस्कुरा दी और किचन में चली गई और कुर्सी पर बैठ गई।
मेरी आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी थी। मैं जानती थी कि ये हलवा नफीस के लिए सलमा ही लेकर आई थी, क्योंकि नफीस तो जब घर के अंदर दाखिल हुए थे तो खाली हाथ थे। इसका मतलब कि नफीस ने मुझसे झूठ बोला। लेकिन नफीस ने मुझसे झूठ क्यों बोला था? इस झूठ का मतलब मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानती थी। एक झूठ 100 झूठ का रास्ता खोल देता है, फिर इंसान सारी ज़िंदगी झूठ बोलते हुए ही गुजार देता है। नफीस को मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था। उसके बारे में मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानती थी, या फिर मेरे ससुराल वाले जानते थे। फिर एक काम वाली को मेरे शौहर के पसंद और नापसंद की जानकारी कैसे हो सकती है? मैंने देखा कि नफीस मेरी तरफ आ रहे थे। मैंने चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजा ली। मुझे पता नहीं था कि इस तरह के हालात में मैं कैसे रिएक्ट करूं, इसीलिए मैंने मुस्कुराहट का ही सहारा लिया था। नफीस किचन में आए तो मुझे देखकर परेशान हो गए थे। कहने लगे, क्या बात है मलिहा, तुम कुछ उदास लग रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, बस सर में हल्का सा दर्द है। नफीस मैं जानती थी कि नफीस मेरी इस बात से नहीं मानेंगे। वे मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर हॉल में ले गए और हल्के हल्के मेरे सर की मसाज करने लगे। नफीस की मोहब्बत देखकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। नफीस मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, इस बात में कोई शक नहीं था। लेकिन जैसे आजकल हालात हो रहे थे, वह मुझे शक में डाल रहे थे। मैं नफीस पर शक तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन खुद ब खुद शक मेरे दिल में पनप रहा था। थोड़ी देर बाद हम दोनों ने खाना खाया और फिर नफीस वापस कमरे में चले गए थे, जबकि मैं ताज़ा हवा खाने के लिए लॉन में आ गई थी। आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। आंसू खुद ब खुद आंखों में आ रहे थे। थोड़ी देर में मैं कमरे में आ गई, सोने की कोशिश करने लगी। नींद नहीं आ रही थी। मजबूरी में मैंने एक नींद की गोली खाई और सो गई। सुबह नफीस मुझसे पूछ कर गए थे कि अगर तबीयत अच्छी ना हो तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, लेकिन मैंने उन्हें समझाया कि अब मैं ठीक हूँ, मेरी तरफ से आप। जब उन्हें सुकून हो गया तो वे ऑफिस चले गए और फिर मैंने डॉक्टर साहब के घर की राह ली। उनका घर हमारे मोहल्ले में ही था। अभी सलमा उनके घर पर काम करने नहीं आई थी, इसलिए मैं उसकी जांच पड़ताल कर सकती थी। मैं उनके घर गई तो डॉक्टर साहब की बीवी ने मेरा बहुत ही अच्छे से वेलकम किया। इधर उधर की बातें करके मैंने डॉक्टर साहब की बीवी से कहा कि मुझे सलमा पर बहुत तरस आता है। इतनी गर्मी में भी इतनी मोटी गर्म चादर ओढ़कर काम करने आती है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब की बीवी ने मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देखा था और बोली, लेकिन हमारे घर पर तो वो पतली सी चादर में ही आती है। मैंने तो सलमा को कभी सर्दियों में भी शॉल ओढ़े नहीं देखा। डॉक्टर साहब की बीवी ने जब ये बात कही तो मैं एकदम से चौंक गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब उनसे क्या बात करूं। फिर मैं बोली कि सलमा को न जाने क्या फोबिया है। वह बेडरूम की सफाई करते हुए न जाने अंदर से कुंडी क्यों लगा लेती है। मेरी इस बात पर डॉक्टर साहब की बीवी बहुत ज़्यादा हैरान हुई थी और फिर बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में बोली, ठीक है, हमें नौकरों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। हर एक का काम करने का अपना अपना नियम होता है और एक हद होती है, लेकिन मैं तो किसी भी काम वाली को ये इजाज़त नहीं दूंगी कि वह मेरे बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर सफाई करे। मैं तो ऐसी काम वाली को काम से ही निकाल दूंगी। मैं बोली, लेकिन मुझे तो सलमा ने बताया था कि वह सबके घरों में ऐसे ही अंदर से कमरा लॉक करके सफाई करती है। मेरी बात सुनकर डॉक्टर साहब की बीवी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी थी। फिर वो बोली, अरे आप तो बहुत ही मासूम हैं। मैं जानती थी कि उन्होंने बेवकूफ़ी की जगह मासूम शब्द का इस्तेमाल किया था और वो ज़रूर मुझे बेवकूफ़ कहना चाहती थी। फिर मैंने कोई और बात नहीं की, बात का टॉपिक ही बदल दिया। मैं उठकर अपने घर आ गई। डॉक्टर साहब की बीवी की बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। शाम हुई तो सलमा खुद को चादर में छुपाकर एक बार फिर से हमारे घर में आ गई थी। वह सीधी कमरे में चली गई थी। अभी वह कमरे से बाहर ही आई थी कि नफीस भी ऑफिस से लौट आए थे। मैं किचन की खिड़की के पास खड़ी होकर उन दोनों को देख रही थी जब नफीस ने गुस्से से सलमा से कहा था कि सलमा, तुम्हारे लिए यही ठीक होगा कि तुम यहाँ काम छोड़कर चली जाओ और मुझे सुकून से जीने दो, मेरा पीछा छोड़ दो। नफीस की बात सुनकर सलमा रोने लगी थी। वह बोली, इस भरी दुनिया में मेरा सहारा सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो।
मैं तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ। मुझे अपने नाम की पहचान दे दीजिए, नहीं तो मैं तुम्हारी हकीकत तुम्हारी बीवी के सामने ले आऊँगी। फिर तुम क्या करोगे? इतना कहकर सलमा लॉन की सफाई के लिए बाहर आ गई थी। मैं तो सलमा के कहे गए लफ्ज़ों पर ही हैरान रह गई थी। आखिर सलमा के पास नफीस का ऐसा कौन सा राज है जिसकी वजह से उसको डरा धमका रही थी? फिर वो ये क्यों कह रही थी कि नफीस उसको पहचान दे दे? ये सब बातें किसी अनहोनी की तरफ इशारा कर रही थी। मैंने नफीस को खाने पर बुलाया तो उन्होंने मुझे बुरी तरह से डांट दिया था। वे बोले, कैसी औरत हो जो घर का काम भी नहीं कर सकती? घर में हम दो ही तो लोग हैं, मगर तुम दो लोगों का काम करने में भी नाकाम रहती हो और न जाने कैसी कैसी नौकरानियां घर में ले आती हो। इतना कहकर वे लॉन में चले गए थे। मैं कमरे में आ गई थी और फिर से मूंग दाल के हलवे की खुशबू से कमरा महक रहा था। आज शायद नफीस हलवा छुपाना भूल गए थे या फिर उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की थी। मैंने कमरे की खिड़की से देखा था। नफीस बहुत ही परेशानी की हालत में यहाँ से वहाँ घूम रहे थे। मैं तो खुद हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं कैसे सारी सच्चाई सामने लाऊं? मुझे रह रहकर सलमा पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं हालात से मजबूर थी। इसे कोई सवाल भी नहीं कर सकती थी। मजबूर होकर मैंने नफीस की माँ से मदद लेने के बारे में सोचा। वह दूर दराज के गांव में रहती थी, जबकि हम दोनों मियाँ बीबी नफीस की जॉब की वजह से शहर में रहते थे। मैंने अपनी सास को फ़ोन करके कहा था कि मेरा घर उजड़ने वाला है, आप आकर मेरे घर को उजड़ने से बचा लें। मेरी सास बहुत ही अच्छी औरत है। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आती हूँ, तुम हौसला रखो, कुछ नहीं होगा। और अगले ही दिन वे मेरे देवर के साथ हमारे घर आ गई थी। लेकिन नफीस अपनी माँ को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, बल्कि उल्टा अपनी माँ से कहने लगे, अम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? शहर का खर्चा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अगर दो लोगों का खर्चा और उठाऊंगा तो मेरे बजट पर असर पड़ेगा। नफीस की बात सुनकर मेरी सास की आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने नफीस को चुप रहने का इशारा किया तो वह बोले, तुम हम माँ बेटी के मामले से दूर रहो। नफीस की बात सुनकर मैं चुप हो गई, जबकि मेरे देवर ने सामान उठाया और बोला, अम्मी आ जाएं, हम गांव वापस चलते हैं, हमें नहीं रहना इन महंगाई से भरे शहर में। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा तो मैंने हाथ जोड़कर उन्हें रुकने के लिए कहा, जबकि मेरा देवर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुका था। 1000 बार कहने पर भी नहीं रुका। उल्टा नफीस मुझे ही डांटने लगे थे कि तुम उसे जाने दो, मत रोको। मेरा देवर तो चला गया, लेकिन मैंने अपनी सास को रोक लिया। मेरी सास बहुत ज़्यादा परेशान लग रही थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका सबसे चहेता बेटा उनके साथ ऐसा सलूक करेगा। मैंने अपनी सास को सारी बात बता दी थी। मैंने उनसे बोली कि नफीस कुछ बदल गए हैं, इसीलिए मैंने आपको बड़ा मानकर बुलाया था कि आप ये सारा मामला देखें और उसे निपटाने की कोशिश करें। शाम हुई तो मैं सलमा का इंतज़ार करने लगी थी। मैंने अपनी सास को सलमा के बारे में सब कुछ पहले ही बता दिया था। वक्त गुजरता जा रहा था, मगर सलमा घर नहीं आई थी। मैंने नफीस से बात की कि मेहमान के आने से घर का काम बढ़ गया है, मगर आज पता नहीं सलमा क्यों नहीं आई। नफीस थोड़ा गुस्से से बोले कि मैं उसे काम से निकाल चुका हूँ, आज के बाद वो काम करने नहीं आएगी। तुम जो बेकार में घर में मेहमान बुलाकर बैठी हो, उसके बाद तो यही होना था। मैं नफीस की बात सुनकर दंग रह गई थी। वे कभी भी ऐसे नहीं थे। वे तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही रहमदिल थे, बहुत ही प्यार करने वाले थे। जब भी उनकी तरफ देखती थी तो मुझे हिम्मत मिलती थी। दिल में एक सुकून होता था कि मुझे कितना प्यार करने वाला शौहर मिला है, लेकिन पता नहीं अब वो ऐसा क्यों हो गए हैं। मेरी सास सलमा से मिलकर ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहती थी। मैं सारी रात यही सोचती रही, या फिर क्या किया जाए, यही सब कुछ सोचते सोचते सो गई थी। फिर अगले दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया, मैं फिर डॉक्टर साहब के घर जाकर बैठ गई थी और अब अपने टाइम पर सलमा वहाँ काम करने पहुँची तो मुझे देखकर एकदम से घबरा गई। मैं बोली, सलमा शुक्र है आज तुमने गर्म शॉल नहीं पहनी है, देखो तो सूरज कैसे आग बरसा रहा है। फिर मैंने उससे माफ़ी मांगी कि नफीस ने तुम्हें गलत कहा है कि हमें काम वाले की ज़रूरत नहीं। अब तो घर में मेहमान आ गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी ज़्यादा ज़रूरत है। आज तुम हमारे घर काम पर ज़रूर आना। नफीस अपने किए पर माफ़ी मांग रहे थे। मैंने नोटिस किया था कि एकदम से सलमा का चेहरा खिलकर गुलाब हो गया था। शाम हुई तो सलमा अपनी गर्म चादर ओढ़कर
हमारे घर आ गई थी। लेकिन हैरत की बात ये थी कि आज इस बार उसने अपना चेहरा भी छुपा रखा था। मुझे सलमा के चोंचले देखकर बहुत गुस्सा आया था। मैं बोली, डॉक्टर साहब के घर पर तो तुम दुपट्टे में ही चली जाती हो, मगर हमारे घर आने के लिए अब तुम्हें अपना चेहरा भी छुपाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों? मेरी बात सुनकर सलमा ने कहा, आपने ही तो कहा था कि घर में मेहमान आए हुए हैं, इसीलिए बस पर्दा कर लिया है। मैं ज़्यादातर लोगों के सामने नहीं आती। मैं पहले से ये वाला काम नहीं करती थी, लेकिन पेट की खातिर मजबूरी में ये काम करना पड़ता है, इसलिए अनजान लोगों के सामने अपना चेहरा छुपा लेती हूँ। मैं बोली, मेरे घर में पर्दा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेहमान सिर्फ एक ही है और वो भी मेरी बूढ़ी सास है। सलमा मेरे कमरे में चली गई थी। आज तो उसने रोज़ से ज़्यादा देर लगाई थी। मैंने अपनी सास को बाहर लॉन में बैठने को कह दिया था। मैं बोली, अगर नफीस आ जाए तो उन्हें कमरे में मत आने देना, उन्हें किसी न किसी तरह बातों में लगा लेना। मेरी सास ने मेरी मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने जल्दी से नफीस का सूट पहन लिया था। वह सूट मैंने सलमा के आने से पहले ही अपनी सास के कमरे में छुपा कर रख लिया था। सूट पहन के कमरे के बाहर खड़ी हो चुकी थी। मेरा चेहरा दूसरी तरफ था और मेरी पीठ कमरे के दरवाजे की तरफ थी। सलमा मुझे पहचान नहीं पाई थी। मेरी पीठ पीछे से ही सलमा ने कहा कि माँ आई हुई है, अगर आप इजाज़त दें तो क्या मैं माँ के सामने अपना चेहरा खोल कर आ जाऊँ और उनसे मिल लूँ। इतनी देर में नफीस भी घर आ चुके थे। उसके पीछे पीछे मेरी सास भी थी। मेरी सास नफीस को रोकने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर जैसे ही मेरी सास की नज़र सलमा पर पड़ी तो वह सख्ते में आ गई थी। सलमा को देखते ही मेरी सास ने गुस्से में अपना चेहरा फेर लिया था। अब मैं भी सलमा के सामने आ चुकी थी, क्योंकि कुछ भी छुपाने का फ़ायदा नहीं था। जिस तरह मेरी सास ने सलमा को देखकर गुस्से से मुंह फेरा था, मैं समझ गई थी कि मेरी सास सलमा को पहले से पहचानती है। मैंने सलमा से कहा, सलमा अब सारी सच्चाई बता ही दो। सलमा ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी। बोली, बाजी, मैं एक बहुत ही अच्छी और इज़्ज़तदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती थी। मेरे अब्बा की लोग बहुत इज़्ज़त करते थे, लेकिन मैं अपने अब्बा की इज़्ज़त संभाल नहीं पाई थी। हालांकि मेरे बाप ने तो मेरे लिए वो सब कुछ किया जो हमारे ख़ानदान में किसी दूसरे बाप ने नहीं किया होगा। मेरे अब्बा ने मुझे शहर कॉलेज की तालीम हासिल करने के लिए भेजते रहे थे, लेकिन मुझे अपने ही बाप के ड्राइवर से मोहब्बत हो गई थी। वो ना तो हमारे मज़हब का था और ना ही पैसे वाला था। मैं जानती थी कि उसके साथ मेरी शादी होना नामुमकिन है, लेकिन हम एक दूसरे के बगैर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। इसीलिए मैंने उस ड्राइवर से घर से भागकर शादी कर ली। मेरी इस हरकत से मेरे अब्बा को बहुत दुख हुआ था और शायद मेरे अब्बा की बददुआ मुझे लग चुकी थी। इसीलिए खुशियाँ मुझे कभी मिली ही नहीं। मेरा ड्राइवर आदमी एक नंबर का निकम्मा निकला था। वह कोई काम करता ही नहीं था। 2-3 दिन काम पर जाता और 3-4 दिन घर पर बैठा रहता। शुरू में तो हमारा वक्त अच्छे से गुजर रहा था, लेकिन जब हमारा बच्चा हुआ तो फिर मुझे ही हिम्मत करनी पड़ी। मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए नौकरी करनी पड़ी थी। फिर यूँ जब मैं आपके घर आई तो नफीस को देखकर दंग रह गई थी, क्योंकि नफीस तो मेरा ही भाई था। नफीस ने मुझे कहा था कि मैं इस घर से चली जाऊं और फिर आपको ये ना बताऊं कि मैं नफीस की सगी बहन हूं। लेकिन मैंने बहुत सालों के बाद अपने भाई को देखा था। ये दुनिया बड़ी बेरहम है। इस दुनिया में अपने रिश्ते एक छायादार पेड़ की तरह होते हैं। मैंने नफीस को मनाने की बहुत कोशिश की। मैं नफीस को मनाती कि मुझे माफ़ कर दो। मैं हर रोज़ गर्म चादर इसीलिए पहन कर आती थी क्योंकि वह शॉल मेरी सालगिरह पर मुझे मेरे भाई नफीस ने ही तोहफे में दी थी। मैं एक ख़ास तरह का मूंग दाल का हलवा भी बना कर लाती थी, क्योंकि नफीस मेरे हाथ से बना हुआ वह हलवा बहुत ही शौक़ से खाता था। मैं रोज़ आपके बेडरूम को अंदर से कुंडी लगाकर इसलिए सफाई करती थी क्योंकि मैं अपने भाई के कमरे को बहुत ही दिल से लगाकर साफ़ करती थी। मुझे नफीस की एक एक चीज़ को साफ़ करना बहुत अच्छा लगता था। और दूसरी वजह थी कि मेरी गर्दन पर वही निशान था जो
नफीस की गर्दन पर निशान है। ये हमारा ख़ानदानी निशान है। मैं नहीं चाहती थी कि चादर उतार कर मैं काम करूं और तुम वो निशान मेरी गर्दन पर देख लो। इसीलिए मैं वह चादर उतार कर रख देती थी और सुकून के साथ नफीस के कमरे की सफाई करती थी। इसके अलावा वह हलवा छुपाकर खिड़की के पर्दे के पीछे रख देती थी और हर रोज़ आपके कमरे में ही माफ़ीनामा लिखा करती थी और उसे भाई की टेबल पर रख देती थी। लेकिन भाई मेरे माफ़ीनामे को फाड़ कर फेंक देता था। वह मुझे माफ़ करने की बजाय मुझे घर से भगाना चाहता था। लेकिन मैं अपने भाई को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहती थी। बहुत मुश्किलों से मुझे मेरा भाई मिला था। मजबूर होकर मैंने नफीस को धमकाना शुरू कर दिया। मैं उससे कहती कि अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। वे नहीं चाहते थे कि आपको ये सब कुछ पता चले और आपके दिल में भाई के लिए कोई भी गलतफहमी पैदा हो। इसीलिए ये सब हरकतें मुझसे हो जाती थी। सलमा अपनी दास्तान सुनाकर रोने लगी थी। वह कहती जा रही थी कि अब्बा को दुख देकर मैं भी खुश नहीं रह पाई थी। मेरे बाप का नाम खराब हुआ, मुझसे मेरे सगे रिश्ते टूट गए, मेरे शौहर ने भी मुझसे आंखें बदल ली और वह लड़की जिसके आगे पीछे नौकरानी लगी रहती थी, अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए खुद नौकरानी बन गई थी। मेरी सास पहले जो अपनी बेटी को देखकर गुस्से से मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी, वह अब उसके दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और सलमा को गले से लगा लिया था। नफीस बोले, अम्मी मैं जानता था आप अपनी बेटी से ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाएंगी, इसीलिए मैं आपके साथ बदतमीज़ी करता था ताकि आप ये घर छोड़कर चली जाएं और सलमा को ना देख सकें, क्योंकि अगर आपने इसको देख लिया तो आप खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। फिर मैं आगे बढ़कर बोली, नफीस माँ का दिल किसी तरह गलत फैसला नहीं कर सकता। सलमा अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुकी है। अब आप भी उसके सर पर हाथ रखकर उन्हें माफ़ कर दें। नफीस की भी आंखें भीग गई थी। उन्होंने सलमा को माफ़ कर दिया। कहते हैं माँ बाप का दिल दुखाकर बच्चे कभी खुश नहीं रहते। फिर हम सब ने सलमा के बच्चों की देखभाल की, उनका स्कूल में भी दाखिला करा दिया। सलमा ने जो ज़िंदगी में गलतियाँ की थी उसका पछतावा उसे हर वक्त रहता है। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है ज़िंदगी, मुकम्मल जहाँ तो कहानियों में होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।